हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पे। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़ा बिजी था, वीडियो नहीं दे पा रहा था। बाकी अब सब कुछ ठीक हो चुका है। आप लोगों के लिए ही प्लानिंग कर रहे थे, हम बहुत कुछ अच्छा प्लानिंग कर रहे थे, जो कि अब हल्के हल्के हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देखने को मिल जाएगा आपको बहुत जल्द ही। बाकी दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे, मेंसुरेशन चल रही थी अपनी, और हमने आयत और वर्ग शायद कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बाकी आप दोस्तों बिल्कुल बेचिंत रहें इससे कि मेंसुरेशन या जो भी चैप्टर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। चाहे आप एसएससी दें, चाहे आप रेलवे दें, ठीक है। एसएससी में थोड़ा सा एडवांस आता है, उसको हम अगले डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन अभी रेलवे में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल आप आंख मूंद करके जो मैंने पढ़ाया है मैंने आपको, वही आप पढ़ें। उसके अलावा कोई भी बुक या कुछ भी करने की आप कोई ज़रूरत नहीं है, वो इनफ है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं। कुछ 2-3 फिगर और रह गए, उनको भी ज़रा स्टडी कर लेते हैं। और जो अब मैं करने वाला हूं दोस्तों, आपको कुछ मैं ज्योमेट्री को मेंसुरेशन के साथ मिक्स करके ही चलाऊंगा, क्योंकि क्या है, जो चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं, जैसे आपका रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, फिर वृत्त आएगा, ठीक है। उसके बाद हम 3D पे चलेंगे, बेलन, शंकु, सर्कल, क्या नाम है, गोला, इन सब पे चलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपको मैं कुछ चीज़ें ज्योमेट्री में जो अलग से पढ़ने की हैं वो मैं यहीं पर बताते चलूँ, क्योंकि फिगर है, हम जब पूरा फिगर पढ़ रहे हैं, अगर हमने समचतुर्भुज लिया तो समचतुर्भुज की कंप्लीट नॉलेज हम लेकर के चलें, ठीक है दोस्तों। मेरा मकसद यही है यहाँ पर कि आपको अगर एक बार चलें तो अलग से चैप्टर का नाम ना दे कि ये ज्योमेट्री चल रही है, मेंसुरेशन चल रही है। जो भी पढ़ें कंप्लीट पढ़ते हैं अपने दोस्तों। तो आज का टॉपिक है समचतुर्भुज, चतुर्भुज, जिसे कहते हैं रोम्बस। देखो रोम्बस दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था, आपको हर चीज़ का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कहाँ से आई है, कैसा क्या हुआ है, और हर चीज़ को मैं रिलेट करके चलूंगा पिछली वाली चीज़ों से। तो आपने जो अगर पीछे की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको जा करके पहले देखें, उसके बाद ही आगे वीडियो पे आए। तो रोम्बस क्या होता है, जैसे मैंने एक वर्ग बनाया, अब वर्ग को क्या किया, मैंने ऊपर से कहते ना एक किक मार दी, इसको मैंने लात मार दी, जिसे देहाती भाषा में कहेंगे। अगर मैं लात मार दूंगा ऊपर से तो ये वाला हिस्सा इसका स्थिर रहेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, थोड़ा इस तरह से झुक जाएगा, ठीक है, इस तरह से झुक जाएगा। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, मतलब ऊपर से झुका दूं, तो ये क्या बन जाएगा, आपका रोम्बस बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी मैंने वहां बताई थी, मोस्टली प्रॉपर्टी आपकी रोम्बस के लिए भी ट्रू होंगी। दोबारा मैं रिवाइज कराता हूं क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी दोस्तों। सबसे पहली बात क्या था कि मैंने बताया था कि स्क्वायर में क्या होता है, जो डायगोनल्स होता है, मतलब विकर्ण जो होता है स्क्वायर के अंदर, वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब इतना सा हुआ कि अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिलाऊंगा तो ये क्या था, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर एंगल होंगे। तो यहाँ भी यही होने वाला है। अगर मैं इसके डायगोनल्स को खींचता हूँ, ठीक है, दोनों डायगोनल्स को मिलाता हूँ, तो ये क्या होगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, पूरा 2 अल्फा होगा। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर भी होता है क्या, विकर्ण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, स्टेटमेंट में पूछी जाती है, बहुत लोगों को याद नहीं होता है, इसलिए इस वजह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। विकर्ण कोण समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक होता है, मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों इसकी, कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका इतना सा मतलब हुआ कि ये जितना है उतना ही ये होगा, ये जितना है उतना ही ये होगा, ठीक है दोस्तों।
तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों राइटिंग से परेशान मत होना, हो सकता है मेरी राइटिंग आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन बस कॉन्सेप्ट पे आप कमेंट करें, राइटिंग से कुछ नहीं होना है। समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है इनका 90 डिग्री का होगा। वर्ग में भी ऐसा ही था, अगर वर्ग में विकर्ण अगर मैं खींचता हूँ तो वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे, ठीक है। अगर ये पूरा, अगर विकर्ण में D1 मानूं तो ये इतना D1/2 होगा, अगर इस विकर्ण को मैं D2 मानता हूँ तो ये D2/2 होगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं ABCD। अब ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो बाकी कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ें यहाँ लिखनी है मुझे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, थोड़ा सा मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको, क्योंकि क्षेत्रफल इसका किस तरह से पूछा जा सकता है, जितनी तरह से पूछा जा सकता है हर चीज़ को दोस्तों मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे। क्या है, अगर मैंने एक विकर्ण को मिलाया, मतलब एक विकर्ण अगर मैंने खींचा, तो जैसे मैंने वर्ग में आपको बताया था कि विकर्ण वर्ग को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो ऐसा ही यहाँ पर कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होने वाला है, ठीक है। अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ, उसका डबल कर लूँ, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर क्या है, अगर मैं दूसरा विकर्ण और मिला दूँ तो ये 4 पार्ट बन जाएंगे, तो ये 4 पार्ट भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करते हैं। अब किस तरह से विभाजित करते हैं, किस तरह से आप निकालेंगे, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है अगर आपको कोई भी इंटीरियर एंगल दे दे, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, ठीक है दोस्तों, अगर इसको मैंने थीटा मान लूँ तब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने क्या कहा है, आप विकर्ण को मिला दो, विकर्ण को मिलाने के बाद में अगर ये A है और ये A है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने को भूल गया हूँ, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग होता है उसकी चारों समान भुजाएं होती हैं, ऐसी समचतुर्भुज की भी चारों समान भुजाएं होंगी। इतनी सी बात मैंने आपको नहीं बताई थी, इसमें चारों ही भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूं तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। तब क्या होती है, अगर कोई भी 2 भुजाओं के बीच का अगर आपको एंगल दिया हुआ है, कोई भी कोण दिया हुआ है, तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 जो भुजाएं दे रखी हैं उनका मल्टीपल कर लो, तो यहाँ पर a इंटू ए का मल्टीप्लाई करो तो a² हो जाएगा, और साइन के साथ एंगल ले लो जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से ये क्षेत्रफल हो गया इसका। अब इसका भी मुझे निकालना है, क्या 2 से गुणा कर दूं, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा a² sin थीटा। मतलब क्या हुआ इतना सा कि ये मतलब हुआ अगर किसी भी समचतुर्भुज का कोई भी एक इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a² sin थीटा, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। फर्स्ट केस हुआ एंगल के टर्म में। दूसरा ही केस यहाँ पर क्या है, एंगल के टर्म में, जरा समझने की कोशिश कीजिए। एंगल और विकर्ण के टर्म में अगर आपको समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज की अगर आपको भुजा ना दे तो क्या देगा वो आपको, तो देगा आपको विकर्ण देगा। अगर वो विकर्ण देता है, ये क्वेश्चन दोस्तों ट्रेंडिंग में, भुजा से अब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, विकर्ण से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और वो किस तरह से पूछ रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये एंगल मैंने बताया है 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस शेडेड रीजन को जो लाइनिंग में कर रहा हूँ, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूं और अगर पूरे का मुझे निकालना हो तो 4 से गुणा कर दूं, क्योंकि मैंने बताया था ये चारों ही पार्ट बराबर इक्वली एरिया के होते हैं, तो चारों पार्ट बराबर होंगे। अगर मैं एक का निकाल लिया, 4 से मैं गुणा कर दूंगा तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास में। तो अब इसका निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यही प्रॉपर्टी अगर मैंने अभी आपको बताई थी ट्रायंगल वाली, ये प्रॉपर्टी का यहाँ नहीं लग जाएगी त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में लग जाएगा। ये 2 भुजा दे रखी हैं आपको, इनके बीच का एंगल दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 भुजा है D1/2 इंटू D2/2
और साइन 90, क्योंकि एंगल यहाँ पर क्या है 90 है। ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो थीटा वगैरह लगाते रहेंगे तो नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/8 d1 इंटू d2, और साइन 90 दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ क्या होता है, 1 होता है। ये आया इतने भाग का क्षेत्रफल। अगर मुझे पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको मैं 4 से गुणा कर दूं क्या? अगर मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, तो इस तरह से मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। तो विकर्ण के पदों में क्या होता है, क्षेत्रफल इसका ये होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपसे क्षेत्रफल पूछूंगा तो आप एक बार में पता भी नहीं कर पाओ क्या कह रहा है ये। इसीलिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको कराते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन अगर टफ भी बने, डायरेक्ट अगर फार्मूला पे नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जहां फिगर बनाओगे तुरंत इमेज क्लियर होती चली जाएगी, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने विकर्ण के टर्म में बताया था। अभी कुछ चीजें और हैं जो क्या हो सकती हैं। अगर आपको वो भुजा दे, कोई एंगल दे, मैंने बता दिया क्या होता है, a² sin थीटा होता है। देन अगला मतलब टॉपिक क्या है कि अगर आपको विकर्ण देता है, वो विकर्ण देता है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे बता दिया मैंने, 1/2 d1 इंटू d2, विकर्णों का गुणनफल। अब अगर वो क्या देता है, परपेंडिकुलर हाइट दे देता है। ठीक है, बहुत ध्यान से जरा समझना दोस्तों, क्योंकि ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो किसी किताब में नहीं मिलने वाली हैं और क्वेश्चन इन पे आते हैं। तो जहां पर क्वेश्चन नहीं होता है ना, स्टूडेंट्स को कहता है ये तो फार्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये संबंध किसी किताब में दिया हुआ होता ही नहीं है। उसका कारण यही होता है, वो क्या है, आधी अधूरी नॉलेज लेकर के चला जाता है एग्जाम में। हर किसी को पता है बस एक ही 2 फार्मूले होते हैं, इसको वो पढ़ लेते हैं और बस चले गए। लेकिन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों अब बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामों के अंदर, तो इस वजह से हमें कंप्लीट नॉलेज लेनी है इसकी क्या होती है। अब मैंने कहा आपसे कि वो परपेंडिकुलर हाइट दे दे। ये भुजा ए है आपके पास में और ये भी ए है, समचतुर्भुज है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। मैंने कहा आपसे वो परपेंडिकुलर हाइट दे दो, किसी भी भुजा पे हाइट देगा क्योंकि यहाँ तो सब एक ही हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हाइट अगर उसने दे दी आपको, तब बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। तो तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर मैंने वही कहा है, आप क्या करो, विकर्ण मिला दो। और जब विकर्ण मिला दोगे तो अगर इसका नाम मैं नामकरण कर दूं ABCD, तो ABD एक त्रिभुज बन रहा है। उस त्रिभुज में आपको आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो इस तरह से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या 1/2 आधार है A इंटू ऊंचाई है ये, तो ये हो जाएगा। इस तरह से अगर चतुर्भुज ABCD की बात करूं, समचतुर्भुज ABCD की बात करूं, तो जितना ये होगा उतना ये होने वाला है। कि अगर मैं दोगुना कर दूं इसका तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 A इंटू H, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो A इंटू H आ गया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 3 फार्मूले अभी आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के बताए। इससे बाहर क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका समचतुर्भुज के अंदर कुछ और नहीं रहता है। ये मैंने पूरा आपको बता दिया। क्या क्या बताया मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। क्या हुआ, अगर इसका आपको क्या दे रखा हो, एंगल इसके बीच का दे रखा हो, तो क्या बताया था दोस्तों मैंने बताया था इसका 1/2 A² साइन थीटा होता है कितने का, आधे का। तो टोटल का कितना हो जाएगा, A² साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बताया था। दूसरा मैंने बताया था विकर्ण के टर्म में बताया था 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है। तीसरा मैंने बताया था हाइट के परपेंडिकुलर हाइट के टर्म में बताया था। ठीक है, तो ये होता है A इंटू H। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परिमाप वगैरह पे, उस पर अगर चलते हैं। और भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समचतुर्भुज के अंदर, जो कि जिससे क्वेश्चन अगर समचतुर्भुज से क्वेश्चन बनने के चांस है तो वहाँ से 90% प्लस चांस होते हैं कि उसी वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ से वो आता है, अगर आपको वो फार्मूला याद भी नहीं रहता है तो भी आप कर पाएँ, तो कैसे कर पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो परिमाप के लिए क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि परिमाप क्या होता है। कोई भी आकृति है वो कितनी भुजाओं से मिलके बनी हुई है, उसका सबका योग क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ये A है, ये A, ये A, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए।
ये एक मैंने रोम्बस बनाया, समचतुर्भुज बनाया, इसका एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये d1/2 हो गया, ये d2/2 हो गया। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस तरह से d2/2 ये हो जाएगा और d1/2 ये हो जाएगा। अब मैंने बताया ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये A और B, C और D। ये भुजा A समचतुर्भुज है, सब भुजाएं बराबर होंगी इसकी। इस तरह से ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को O नाम दे रहा हूँ। अब मैं त्रिभुज AOB को, त्रिभुज AOB में इसको मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, इस तरह से बन जाएगा। ये d1/2, ये d2/2, ये हो जाएगा आपका A, ये ABO हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री है और ये दो भुजाएं, तीनों भुजाएं मुझे दे रखी हैं, तो क्या ये समकोण त्रिभुज मेरे पास बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, इनमें से ये एक आधार हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अगर मैं त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, a का स्क्वायर। तो अगर आप सॉल्व करने जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास d1² प्लस d2² इक्वल टू आ जाएगा a²। तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला निकल के आया, d1² प्लस d2² बराबर 4a²। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला होने वाला है, जो कि कहाँ से निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया। इन केस अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दी आपकी। इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, d1² प्लस d2² इक्वल टू होता है 2a का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने ये वाला फार्मूला लगाया तो आप कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, लेकिन अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इस तरह से लेके चलेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन में कहीं नहीं फंसने वाले हो आप। तो इस तरह से दोनों ही फॉर्म इसकी ज़रा ध्यान रखें। ये था दोस्तों आपका समचतुर्भुज, और इससे बाहर मैं नहीं समझता हूँ कि समचतुर्भुज के अंदर कुछ और रह गया। यही सारी चीज़ें थी जो मैंने बता दी। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट 2-1 क्वेश्चन मैं इस पर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपने मूव करते हैं समांतर चतुर्भुज की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है आपका, इसमें दिया है d1 दिया है 24 मीटर है और d2 दिया है 32 मीटर। तो आपसे एरिया पूछा और परिमाप पूछा है। दोस्तों ये क्वेश्चन समचतुर्भुज का, ये ध्यान रखना क्योंकि हम समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं, तो किसी और का मत मान लेना। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या दे रखा है, एक विकर्ण, दोनों विकर्ण दे रखे हैं उसके, और आपसे क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल पूछा और परिमाप पूछा। तो परिमाप निकालने के लिए क्या आपको भुजा की जरूरत पड़ने वाली है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण के टर्म में, 1/2 d1 इंटू d2। तो इस तरह से 1/2 ये 24 इंटू 32 जो कि हो जाएगा मेरे पास 12, 12 दूनी 24, 2, 12 3 36 और 2 38 मीटर, 384 मीटर स्क्वायर अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या हुआ, आप एग्जाम के अंदर गए दोस्तों और ये फार्मूला आप भूल गए। भाई मैं होऊंगा, मुझे तो भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या क्या फार्मूले होते हैं, मुझे याद नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कॉन्सेप्ट जानता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने देखा कि समचतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज दिया हुआ है मुझे, मैंने बहुत जल्दी क्या किया, समचतुर्भुज बनाया। इसका एक विकर्ण दिया है मुझे 24, तो अगर एक विकर्ण 24 है तो ये 12 हो जाएगा। मैंने कहा है कि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा विकर्ण 32 है तो ये 16 हो जाएगा, और मैं जानता हूँ ये 90 डिग्री का होता है। और जब ये 90 डिग्री का होता है तो ये दोस्तों, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की बात करूं, मैं ये भी जानता हूं, अगर मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया,
4 का गुणा कर दूंगा, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा 1/2 12 × 16 जो कि 6 6 छंग 36 3 6 16 छक्का 96 गुणा 4 कर दूंगा तो भी यहाँ से आपके पास में 384 आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर क्षेत्रफल निकाला है तो आपने ऐसे कर लिया, लेकिन अगर उसने परिमाप और पूछ लिया तो क्या आपको भुजा की जरूरत पड़ने वाली है। तो कुछ दोस्तों यहाँ पर कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि d1² + d2² बराबर 2a का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे हो। लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर संख्या कैसी दे रखी है 24। तो कुछ लोग, तो कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं इनको स्क्वायर ही याद नहीं होंगे। 24 की 2 बार गुणा करेंगे 1 मिनट ले जाएंगे, फिर 32 की 2 बार गुणा करेंगे स्क्वायर निकालने में फिर 1 मिनट ले जाएंगे। तो 1 सेकंड के क्वेश्चन में उसने 4 से 5 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप 12 16 की ट्रिपलेट की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ एक ट्रिपलेट लिखता हूँ 3 4 5, अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो 4 × 3 = 12 4 चौक 16 4 पंजे 20, तो क्या 16 12 20 का भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये क्या कर्ण इसके सामने दोस्तों क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो मुझे पता पड़ गया, और यही क्या होती है समचतुर्भुज की भुजा होती है। तो ये 20 है तो परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा मेरे पास a निकल के आ गई 20 मीटर, तो परिमाप मेरे पास हो जाएगा 4 × 20 जो कि हो जाएगा 80 मीटर के बराबर। तो इस तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। अगर आपको मेंसुरेशन के अंदर चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके हर चीज को बहुत डीप से जानते हैं आप, तो आपको मैं समझता हूँ किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, चाहे कितना भी फिर लेंथी क्वेश्चन हो चाहे कितना भी टाइम टेकिंग हो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत जल्दी आप उसको सेकंडों में उड़ा देंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह से कॉन्सेप्ट की पकड़ आपको रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, दिया है आपको समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 2p यूनिट, विकर्णों की लंबाई का योग दिया है आपको m यूनिट। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा, और किस तरह से पूछा है ये खतरनाक वाले ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अगर आपका आया तो सच बता रहा हूं भाई साहब, नानी याद आ जाएंगे आपको। ठीक है, नानी विल बी रिमेंबर इन एग्जाम हॉल। ठीक है, तो नानी याद ना आए उसके लिए आप जरा समझिए इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे, बहुत जल्दी खत्म कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कभी भी समचतुर्भुज का क्वेश्चन आए तो आप बस याद रखो, कोई भी एक ट्रिपलेट याद रख लो जो आपको अच्छा लगता हो। मुझे 3 4 5 अच्छा लगता है, मैं यही लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे ट्रिपलेट यहीं से लगभग बनते हैं, मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई गुणा करके दे रखा होता है, तो यही सब कुछ होता है। ठीक है, मैंने 3 4 5 अपनी तरफ से याद रख लिया। मुझे कह रहा है परिमाप क्या है, यहाँ पर 2p यूनिट है, तो p की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ मुझे यहाँ 5 का मल्टीपल मिल जाए। तो मैंने p को दोस्तों मान लिया अपनी तरफ से 10 मान लिया, मैं फिर यूँ कुछ भी मान सकता हूँ। p को मैंने 10 मान लिया, अगर मैंने 10 मान लिया तो परिमाप मेरा क्या 20 हो जाएगा। तो भुजा मेरे पास क्या 5 आ जाएगी, क्योंकि परिमाप क्या होता है 4a होता है, तो 4a बराबर 20, तो a बराबर 5, तो क्या 5 आ गया। फिर जब 5 अगर ये है तो ये 90 है, तो ये 3 4 होने वाले हैं, तो 3 ये होगा, तो 3 ये होगा, तो 4 ये होगा। अगर मुझे दे रखा है विकर्णों की लंबाई का योग कितना है m यूनिट, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक विकर्ण हो जाएगा 8 मीटर का, दूसरा विकर्ण हो जाएगा 9, सॉरी 3 और 3 6 का हो जाएगा। तो इस तरह से 8 और 6 14 मीटर मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 यूनिट क्या आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, विकर्णों की लंबाई का योग आ गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझसे क्षेत्रफल पूछा है, तो अगर क्षेत्रफल की बात करूं, अगर 3 4 5 पे अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं तो क्या आ जाएगा 1/2, 3 × 4, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 6 आ जाएगा। और पूरे रोम्बस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा कर दूंगा तो क्या 24 आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए मैंने p को माना है 10 और m मेरे पास 14 निकल के आया, ये पुट करने के बाद में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मुझे क्षेत्रफल 24 दे दे। पुट कर लूंगा मैं यहाँ पर 1/4, m स्क्वायर मैंने 14 माना है तो 196 हो जाएगा, इंटू p करूंगा 10 करूंगा, तो इस तरह से 4 चौक 16, 4 निम 36, तो 490 आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है। यहाँ से भी 24 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा, वो 100 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और कहीं भी मेरे पास में यूनिट डिजिट में मेरे पास में
डबल जीरो नहीं है, और अगर 4 से काटूंगा भी तो यूनिट डिजिट 5 देगा, जो कि मेरे पास नहीं है, 24 में नहीं आएगा। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो 1/4 एम स्क्वायर मेरे पास क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस पी स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/4 96 जो कि क्या होता है 24 चौका 96 होते हैं। तो इस तरह से ये वाला आंसर दोस्तों मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ 10 माना, ये सब दिमाग में करने की जरूरत थी। हो सकता है मैंने अभी आपको लगा मान के बताया है तो एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो अगर ये चीज़ अगर आप जानते हैं, ये अप्रोच जानते हैं, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है उन क्वेश्चनों को करने के लिए जहाँ पर सब कुछ आपको वेरिएबल में दे रखा हो, कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3, 4, 5 वगैरह ये कुछ तो कोई मतलब इम्पैक्ट डालने वाले हैं ही नहीं ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों इसका तरीका क्या है उसकी तरफ भी चलते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है तब, ये तो मेरा तरीका था, मैंने अपना तरीका बता दिया जो एग्जाम में मैं अपने लगाता हूँ। ठीक है, मैं कभी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करता हूँ, उसका कारण सिर्फ यही है कि अगर आप ट्रेडिशन से करने में लग जाएंगे तो दोस्तों 100% पेपर अटेम्प्ट आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, मैटर नहीं करता है कितना भी इजी एग्जाम हो, कितना भी मतलब टफ एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके ट्रेडिशनल मेथड पे चलते हैं। वो क्या है, विकर्णों की लंबाई का योग दिया है हमको m, तो d1 प्लस d2 हमको दे दिया है m। ठीक है, और परिमाप हमको दिया है 2p, तो परिमाप होता है, अगर मैं भुजा a मानता हूँ तो 4a बराबर 2p, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा मेरे पास में 2p/4, जो कि दे देगा p/2। ये आ गया। अब मैंने एक समीकरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था, और मुझसे दोस्तों पूछा क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 ये होता है। तो मुझसे इस चीज़ की वैल्यू मुझसे पूछिए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर। यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो इससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 इंटू d2 इक्वल टू m स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं इस चीज़ की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी 2 d1 इंटू d2 बराबर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो इस तरह से ये आया मेरे पास में। अब मैं इसकी वैल्यू मुझे पता है ये है 2a स्क्वायर। अब a की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, यहाँ से p/2 निकाली, तो यहाँ रख दूंगा मैं, तो 2 इंटू p/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और उसका भी स्क्वायर दे रखा है, तो इस तरह से p स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मेरे पास p स्क्वायर आ गया। तो मैं अगर यहाँ रखूँगा तो d1 इंटू d2 बराबर आ जाएगा मेरे पास में m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इस तरह से अगर मैं d1 इंटू d2 की बात करूं तो आ जाएगा मेरे पास में m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे 2। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ये बताया मैंने, d1 इंटू d2। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली तो यहाँ रख दूंगा, तो 2/2 इंटू 1/2 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यूनिट में खेलना है, सिर्फ वेरिएबल में खेलना है, तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ क्वेश्चन में क्या हो जाती है, टफ हो जाती है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर इतना होता है। अगर आपकी ये सब चीज़ें हैं ट्रेडिशनल से चलने की, तो कुछ क्वेश्चनों में दोस्तों आप मात खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पर कल को वो कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा कि आपको ये निकालना ही मुश्किल पड़ जाएगा। कई बार क्या यहाँ माइनस दे देगा वो, ठीक है, तो माइनस में फार्मूले में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों के लिए अच्छा, अगर आप ट्रेडिशनल जानते हैं, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, फिर ट्रिक भी जानते हैं, तभी आपका एक बहुत अच्छी तरह सिलेक्शन हो सकता है। बाकी एक चीज़ से कभी सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, हर सारी चीज़ पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हर एस्पेक्ट को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पर, बाकी फिर समांतर चतुर्भुज की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री से लिया है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह से ज्योमेट्री में क्वेश्चन समचतुर्भुज के अंदर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, ABCD एक समचतुर्भुज है, उसमें यदि AB को F तक और BA को E तक इस प्रकार बढ़ा दिया जाए कि AB बराबर AE बराबर FB हो जाए,
तो परिणाम क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको हम देखेंगे दोस्तों। आपको ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहली बात क्या रखना है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन दे आपको सबसे पहले आप डायग्राम पे पहुंचे। जहां सीधा आप डायग्राम पे पहुंचेंगे क्वेश्चन वहीं से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप डायग्राम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन तब तक कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बनाया एक समचतुर्भुज बनाया, जो मुझे कहा गया था ABCD एक समचतुर्भुज है, मैंने बना लिया ABCD। फिर मुझसे कहा गया है ज्योमेट्री के अंदर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसा क्वेश्चन कहता चल रहा है वैसा हम करते चलेंगे। मुझसे कहा है उसमें यदि AB को F तक बढ़ाया जा रहा है, AB को बढ़ाने का मतलब क्या है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि AB को बढ़ाना है तो कुछ इधर को बढ़ा देंगे और कुछ इधर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो AB को बढ़ाना है, AB का मतलब इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है हमको। कहाँ तक बढ़ाना है, F तक बढ़ाना है, ठीक है बढ़ा दिया। फिर कह रहा है BA को, मतलब इसको बढ़ाना है, इसको कहाँ तक बढ़ाना है, ये कह दिया उसने E तक बढ़ाइए, ठीक है E तक बढ़ा दिया। फिर उसने कह दिया है कि AB मतलब AB ये बराबर है AE बराबर है ये, मतलब अगर ये A है तो ये भी A और ये भी A, ठीक है भाई। फिर मुझसे कहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। फिर मुझसे कहा है कि ED कहाँ है, ये है, इसको मिला देते हैं। चलो जो चीज़ कह रहा है हम उसको मिलाते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है CF मिला देते हैं, ठीक है। फिर का क्या कहा है, बराबर EF मेरे पास ये, क्या ये ट्रू होगा। मैं एलिमिनेशन मेथड को आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं तरीके पे नहीं जा रहा हूँ क्या इसका तरीका होगा। सिर्फ मुझे बताइए अगर मैं इस ऑप्शन को करता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन पे, क्या ये ट्रू होगा। क्या यहाँ पर कहीं भी EF को अगर मैं कर्ण बनाता हूँ कहाँ 90 डिग्री जाके बन रहा है, कब ED और CF पे। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल मुझे नहीं पता है क्या बनेगा, इसको अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या बनने वाला। अगर इसको बिंदु का नाम दे दूं मैं ABCDEF, G नाम दे दूं, AG नाम दे देते हैं, AG वाला नहीं है ये G फॉर गॉड, ठीक है। अब G नाम दे दिया, ये एंगल क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन उससे पहले ये दिया ED स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर नहीं दिया। अगर मुझसे कहता EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर कहता तो एक बार को मैं कंसीडर कर सकता था, लेकिन अभी इस पे कंसीडर नहीं हो रहा। ना तो ये लंब बन सकता, ना ये आधार बन सकता और ना ये कर्ण बन सकता, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एंगल का रेशियो नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब हम चलते हैं ED पैरेलल है CF के। ED कहाँ है, ये है, पैरेलल है CF के। क्या दिख रहा है आपको, नहीं है दोस्तों, पैरेलल नहीं हो पाएगी ये, ठीक है। बराबर होगी नहीं कह सकते, लेकिन पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल के लिए क्या होती है, दो भी रेखाएं अगर पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब ये है समांतर, कि उनके बीच की दूरी हर एक पॉइंट पे कहीं भी रहे, ये आगे जाके कहीं भी जाके कुछ भी रहे, हर एक पॉइंट पे इनके बीच की दूरी बराबर रहनी चाहिए। तो क्या इनके बीच की दूरी बराबर है। अगर यहाँ दूरी कहूँगा कुछ और आएगी, यहाँ करूँगा कुछ और आएगी, यहाँ करूँगा तो इस तरह से घटती चली जाएगी। तो जब घटती चली जाएगी, दूरी समान नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी। ऑप्शन बी कट हुआ। अब मैं बात करता हूँ ED बड़ा है DF से। दूसरा पॉइंट दिया मुझे ED मतलब ये बड़ा है DF कहाँ गया, ये DF की वैल्यू ये दी है मुझे, DF मिला लिया मैंने। तो ED बड़ा होगा DF से, ये मैं कैसे डिसाइड करूं। मेरे पास ये भुजा तो जरूर दे रखी है A, इसका मुझे कोई संबंध नहीं दे रखा। अगर मैं ये A मान लेता हूं तो ये A हो जाएगी, ठीक है। एंगल का मुझे कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है, कि अगर एंगल का रिलेशन कुछ भी दे रखा होता तो मैं ये वाली भुजा निकाल सकता था, फिर ये वाली भुजा मेरे पास निकल कर आती, तो मैं यहाँ कंपेयर कर सकता था कि EF बड़ा होगा, DF बड़ा होगा या ED बड़ा होगा। अभी मेरे पास में इतनी इंफॉर्मेशन से मैं कुछ भी क्लियर नहीं कर सकता कि कौन बड़ा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन कट हुआ। चौथा ऑप्शन बचा, तो यही आंसर होने वाला है। क्या होगा कैसे, इसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ज्योमेट्री के अंदर आपको सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना है, सिखाऊंगा मैं किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना डायग्राम पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा आपका। दिया है मुझे ED मतलब ये पैरेलल है CF के, वो सॉरी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोस्तों
परपेंडिकुलर का इतना सा मतलब, अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यही कहना चाह रहा है ईडी का मतलब ये रेखा। इसको अगर आगे बढ़ा देता हूँ, सी एफ का मतलब या एफ सी का मतलब ये वाली रेखा। तो इस तरह से अगर ये जी पॉइंट पे घटती हैं, तो अगर ई डी और सी एफ का मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ तो मैं ई जी और जी एफ का भी रिलेशन दिखा सकता हूँ, क्योंकि यही रेखा आगे बढ़ाने पे एक बिंदु पे जाके कट रही है। तो वही मुझे देखना है ये एंगल क्या 90 डिग्री होगा, इतनी सी बात मुझे देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक बात बताइए, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। ये भुजा मुझे दे दी है, ये बराबर है तो ये इसके बराबर हो गई। और जब ये इसके बराबर हो गई, अगर ये एंगल मैं अल्फ़ा मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और सॉरी 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर ये भुजा ए है और ये भी भुजा ए है तो इसके सामने का एंगल ये होगा, तो इसके सामने का एंगल ये होगा, मतलब दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं क्या। अब जब दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं मेरे, तो ये हो गया मेरे पास 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये दोनों एंगल क्या बचे मेरे पास में, ये दोनों एंगल बचे मेरे पास 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग क्या होता है 180 होता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा/2 ये हो जाएगा और अल्फ़ा/2 ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ होगी। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये बीटा, तो इस तरह से ये 180 माइनस बीटा, तो ये बीटा/2 हो जाएगा और ये बीटा/2 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ तो क्या बात करूँगा, मैंने कहा ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये बीटा है तो ये बीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा आपके पास में। अगर इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा आने वाला है। तो अब मेरा टारगेट क्या रह गया, मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा रह गया कि मैं कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा निकाल लूं। तो दोस्तों मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नहीं बताई है, मैं यहां बता दे रहा हूं। क्या होता है समचतुर्भुज के अंदर, समचतुर्भुज के अंदर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करूंगा ये भी 180 हो जाएगा। इसी तरह से एंगल सी प्लस एंगल डी की बात करूंगा ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल डी की बात करूंगा तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आने वाला है 180 डिग्री आने वाला है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, हम ये अल्फा प्लस बीटा दोस्तों क्या हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ की, हमने ये क्या मान लिया बीटा मान लिया। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्या होगा, ये 180 डिग्री की लाइन होगी ये। तो ये एंगल क्या होगा पूरा, अगर मैं बात करता हूँ 180 को होगा, 180 में से ये एंगल और ये एंगल मैं माइनस कर दूंगा तो ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा बीटा/2 आ जाएगा। जो कि मैंने बीटा माना था वो कितना होगा बीटा/2 होगा। तो इस तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा/2 हो जाएगा। अब अगर इस एंगल की बात करूं मैं दोस्तों तो ये एंगल क्या होने वाला है मेरे पास में 180 माइनस अल्फा/2 प्लस बीटा/2 मतलब अल्फा प्लस बीटा/2। और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आया है 180 आया, तो 1/2 कर दोगे तो 90 आ जाएगा ये, तो ये 90 हो जाएगा। तो इस तरह से 180 माइनस 90 करूंगा तो क्या 90 आ जाएगा मेरे पास में। तो मैंने देखा ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, और जब ये एंगल मेरा 90 डिग्री है तो क्या ये ईडी परपेंडिकुलर होगा सीएफ के। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोस्तों ज्योमेट्री के अंदर देखने को मिल सकते हैं इस बार, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। और मैंने कहा है आपको मैं लिंक करके चलूंगा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को दोनों एक साथ लेके चलेंगे। तो इस वजह से मैंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराना उचित समझा। बाकी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने पहली बार देखा होगा तो उनके लिए हो सकता है ये सारी चीज़ टफ हो। मैंने आपको समझाने के लिए अल्फा बीटा माना है, तो इतना ज़्यादा फिगर के अंदर इतना ज़्यादा घिचपिच हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी वैसे मैंने इलेमिनेशन जो मेथड बताया उससे सीधे आप सेकंडों में ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं।
बाकी दोस्तों इस समचतुर्भुज के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं है, जो मैंने करा दिया ये सबसे बेस्ट है। यकीन मानिए इससे बाहर आपके एग्जाम के अंदर कुछ भी देखने को आपको नया नहीं मिलने वाला है। बाकी अब मूव करते हैं समांतर चतुर्भुज की तरफ, वहां भी कुछ अच्छे पॉइंट है, उनको जरा डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया समचतुर्भुज के लिए मैंने बताया था आप वर्ग से रिलेट करेंगे, मतलब अगर वर्ग को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, घुमा दें, तो समचतुर्भुज बन जाता है। तो इसी तरह समांतर चतुर्भुज क्या होता है, अगर आयत को, एक आयत है मेरे पास, अगर आयत को मैं ऊपर से थोड़ा सा घुमा दूं, मतलब उसको मोड़ दूं, लात मार दूं, इस तरह से कह सकते हैं, तो क्या ये इस तरह से थोड़ा सा झुक जाएगा, और अगर ये झुक जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। प्रॉपर्टी यहाँ क्या थी, अगर ये L है तो इसमें दो भुजाएं होती थी L इंटू बी, इसका क्षेत्रफल होता था L इंटू बी, और ये दोनों भुजाएं पैरेलल होती थी और बराबर होती थी। यहाँ भी ऐसा ही है कि ये भुजा अगर L होगी तो दूसरी भुजा यहाँ पर कुछ आपको और लेनी पड़ेगी, B मैंने ले ली। ये भुजा दोनों समांतर होंगी और बराबर भी होंगी, ऐसे ये समांतर होगी और ये समांतर होगी और बराबर भी होगी। तो दोस्तों यही सारी प्रॉपर्टी इसमें भी लगने वाली है। क्या कि जो आयत का जो विकर्ण होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आयत का विकर्ण होता है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। वर्ग के अंदर एंगल बाइसेक्टर होता था, लेकिन यहाँ एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड है ये दोनों ही अलग अलग हैं। कोई भी एंगल बाइसेक्टर कब होता है, जब दोनों ही एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है, ये होता है तो ये भी ये होता है। तो अगर मैं दूसरी साइड को मिला रहा हूं तो ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर आपका बन जाता है, बट यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाली है, क्या कि यहाँ भी क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ये अल्फा है तो ये बीटा हो सकता है, लेकिन क्या होगा जब ये पैरेलल है इसके, तो ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। क्यों, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ट्रांसवर्स लाइन इनको काट रही है, तो अगर ये एंगल मेरे पास अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है, सॉरी ये एंगल अल्फा होगा। और अगर मैं इस तरह से जेड बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रांसवर्स लाइन का ही कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करता हूँ विकर्ण के बारे में। अगर बात करें हम, तो यहाँ भी क्या होता है कि विकर्ण इसके दोनों अलग अलग होते हैं। वर्ग में क्या होता था, विकर्ण इसको बराबर काटते थे, लेकिन आयत में क्या होता है, वो सॉरी बराबर काटते थे, यहाँ भी बराबर ही काटते हैं, लेकिन क्या होता है 90 डिग्री पे यहाँ नहीं काटते हैं, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, समद्विभाजित तो करेंगे। अगर ये D1 है तो ये D1/2 हो जाएगा, ये D2/2 हो जाएगा, सॉरी D1/2 हो जाएगा, और ये D2 है तो ये D2/2 और ये भी D2/2 हो जाएगा। बट ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ये एंगल कोई थीटा होगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जिस तरह से रोम्बस में, समचतुर्भुज में क्या था कि एक विकर्ण रोम्बस को, समचतुर्भुज को तो बराबर एरिया में बांटता है, ऐसा यहाँ भी अगर एक विकर्ण में खींचता हूँ तो ये जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होने वाला है। अगर दोनों ही विकर्ण में बना देता हूँ तो ये चार बराबर त्रिभुज वाले, चार बराबर एरिया वाले त्रिभुजों में बाइसेक्ट करता है, बराबर बांटता है। तो इस तरह से अगर इनके क्षेत्रफलों की बात करूं तो चारों का क्या होगा, बराबर बराबर क्षेत्रफल होगा। अब वही चीज मैं यहां लगा रहा हूं, आपको मैंने ये भुजा दे दी और ये भुजा दे दी और ये एंगल दे दिया। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD और O, तो क्या अगर मैं AOB के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे, 1/2 D1/2 इंटू D2/2 साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा मुझे यहाँ पता नहीं है। समांतर वो समचतुर्भुज में मुझे थीटा पता होता था 90 डिग्री, तो मैं वहाँ 1 ले लेता था। अब अगर मैं बात करूँ पूरे समांतर पैरेललोग्राम, इसको इस तरह से नोट करते हैं, डिनोट करते हैं पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम ABCD के क्षेत्रफल की बात करूँ मैं तो आ जाएगा मेरे पास में भाई ये एक का निकल के आ गया। मुझे क्या चारों का निकालना है, अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो चारों को 4 से गुणा कर दूंगा, तो 4 × 1/2 D1/2 इंटू D2/2 साइन थीटा। इस तरह से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2
d1 इंटू d2 साइन थीटा। ये दोस्तों क्या आ गया आपको विकर्ण के टर्म में, क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। पहला कॉन्सेप्ट हुआ आपका विकर्ण के टर्म में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको भुजा के टर्म में दे दे तो किस तरह से देगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब दोस्तों अगर मुझको ये वाला एंगल दे दे कैसे भी, अगर एक एंगल मुझे ये दे दे, अगर इस एंगल का नाम मैं पूरे का क्या दे दूं, अल्फा बीटा हो गया, अगर इसको मैं नाम देता हूँ फाई, इसको फाई नाम दे दूं, तो अगर ये एल है तो ये बी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो इतने का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, मेरे पास एल भी है और बी भी है और इसका एंगल का फाई भी मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एल इंटू बी साइन फाई, ये हो जाएगा। लेकिन क्या मुझे ये तो निकल के आया मेरे पास में ए बी डी का क्षेत्रफल, ये ए बी डी का क्षेत्रफल निकल के आया है, लेकिन मुझे पैरेललोग्राम ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आधे का हो गया तो पूरे का क्या हो जाएगा एल बी साइन फाई हो जाएगा। फाई क्या है, दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, ठीक है। ये हो गया आपका लंबाई और चौड़ाई या फिर जो भी जो भुजा दे रखी है आपका, उसके टर्म में क्षेत्रफल हो गया जब आपको एंगल दे रखा हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट डी हुआ। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, दूसरा अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर वो परपेंडिकुलर हाइट के टर्म में आपको दे दे, क्या कहेगा कि लंबाई पर तुंगता, तुंगता का मतलब है परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट का ही मतलब क्या है, हिंदी में लिख के देता है तुंगता। तो अगर तुंगता का मान कह रहा है तो h की वैल्यू उसने दे दी। अगर h के टर्म में दे रहा है तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 l इंटू एच हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पूरे की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा l इंटू एच आ जाएगा। तो इस तरह से अगर लंबाई पे तुंगता दे रहा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का l इंटू एच हो जाएगा। इसी तरह से अगर चौड़ाई पर तुंगता दे दे, वो h1 दे दे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा चौड़ाई पे भी b इंटू h1 हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और रह गया है, क्या है कि विकर्ण और भुजाओं में संबंध क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। जिस तरह से समचतुर्भुज में था ऐसे यहाँ भी एक फार्मूला है, क्या है वो, क्या होता है वो होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 2l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर l और b इसकी भुजा है। इसका प्रूफ क्या होता है, ये दोस्तों अपोलोनियस थ्योरम से आता है, अपोलोनियस थ्योरम से आता है, ठीक है दोस्तों। उसको यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसका प्रूफ बहुत लंबा है, उसको हम कभी आपको बताएंगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ आपको बताएंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ये इसमें संबंध होता है। बाकी दोस्तों समांतर चतुर्भुज के अंदर और कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखिए, ज्योमेट्री की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों का सम भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। इधर इन और इसका और इसका संबंध 180 डिग्री हो जाएगा, इसका और इसका प्लस 180 डिग्री हो जाएगा, इसका और इसका प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। क्या मैंने बताया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी और डी प्लस ए, ये सब क्या होते हैं 180 के बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों, योग इनका। तो इस तरह से दोस्तों समांतर चतुर्भुज आपके पास ये था। इस पे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा बैटरी जा रही है सिस्टम की, उसको जरा चार्ज पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। यही सब कुछ है दोस्तों, यही सार्वभौमिक सत्य है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है मैथ के अंदर। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें और बाकी मॉक लगाएं जितना हो सकता है, ठीक है। और बाकी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत जरूरी काम है। और उसके साथ साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत जल्दी हम आपको इस पे और चीजें लेके आने वाले हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड डे।